देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। रात के 9 बज गए हैं, यानी कि वक्त लाख टके की बात का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। लाख टके की बात में आपको दिखाएंगे योगी का चुनावी चक्रव्यूह, तोड़ पाएंगे अखिलेश और माया, क्योंकि निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी ने रणनीति में बदलाव कर दिया है। बात करेंगे योगी मॉडल अपनाओ, दंगाइयों को भगाओ। ये मांग तब उठने लगी जब रामनवमी पर बंगाल और बिहार में हिंसक झड़प हुई। और साथ ही आपको दिखाएंगे योगी की शिक्षा क्रांति, मदरसे पर राजनीति। आखिर एक आयोग वाले फैसले से विपक्ष क्यों परेशान है। और साथ ही बात करेंगे नए एमएलसी को योगी का संदेश। आखिर सीएम योगी ने मनोनीत 6 एमएलसी को बधाई संदेश में क्या कहा। और आखिर में आपको दिखाएंगे मंत्री की प्रेम कहानी 22 साल बाद तलाक तक कैसे पहुंची। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस। Headlines presented by Uttaranchal University Dehradun, NAC A+ accredited university. बीएसपी से माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का टिकट कटना तय। बीएसपी ने टिकट दावेदारों से University Dehradun, NAC A+ accredited university. अखिलेश यादव और मायावती को सियासी चक्रव्यूह में घेरने के लिए बीजेपी ने निकाय चुनाव को लेकर अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव कर लिया है। वोटों की गणित को समझते हुए 17 नगर निगमों में जिन्हें पहले प्रभारी बनाया गया था, अब इनमें से ज्यादातर को बदल दिया गया है। यानी केवल 3 नगर निगम को छोड़कर बाकी 14 नगर निगमों में बीजेपी ने अपने चुनाव प्रभारियों को बदल दिया है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बता देते हैं कि कहां कहां बदलाव किए गए। गोरखपुर नगर निगम के लिए अब सुरेश खन्ना को जिम्मेदारी दी गई है। पहले असीम अरुण यहां के प्रभारी थे। प्रयागराज नगर निगम के प्रभारी बने हैं स्वतंत्र देव सिंह। पहले जितेंद्र प्रसाद को जिम्मेदारी मिली थी। मेरठ नगर निगम के लिए अब धर्मपाल सिंह को प्रभारी बनाया गया है। पहले केपी मलिक को यहां की कमान सौंपी गई। मथुरा वृंदावन नगर निगम के लिए संदीप सिंह को जिम्मेदारी दी गई। पहले राम नरेश अग्निहोत्री थे प्रभारी। वहीं आगरा नगर निगम के लिए एके शर्मा को जिम्मेदारी दी गई। पहले ब्रजेश पाठक के पास ये जिम्मेदारी थी। वैसे ही शाहजहांपुर का जिम्मा नरेंद्र कश्यप के पास है। पहले कपिल देव अग्रवाल यहां के प्रभारी थे। वाराणसी की जिम्मेदारी जयवीर सिंह को मिली है। पहले केशव प्रसाद मौर्य को यहां की जिम्मेदारी दी गई थी। बीजेपी ने निकाय को लेकर और क्या क्या बदलाव किए हैं, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। निकाय चुनाव के रण में बीजेपी की रणनीति और धारदार हो गई है, क्योंकि असरदार जीत के लिए तैयारी दमदार होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी और बीएसपी को चुनावी चक्रव्यूह में घेरने के लिए बीजेपी की सियासी रचना अब बदलाव की तरफ है। बदलाव उन सीटों पर जहां का सियासी गणित तेजी से बदल रहा था। बीजेपी ने निकाय चुनाव में प्रभारी बनाए गए मंत्रियों के नगर निगम बदले गए हैं। 17 नगर निगमों में जिन्हें पहले प्रभारी बनाया गया था, अब इनमें से ज्यादातर को बदल दिया गया है। केवल 3 नगर निगम को छोड़कर बाकी नगर निगमों में बीजेपी ने अपने चुनाव प्रभारियों को नई जिम्मेदारी दी है। आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति में एक बड़ा बदलाव किया है, जिसके तहत बीते दिनों जिन 17 नगर निगमों का प्रभार यूपी के विभिन्न मंत्रियों को सौंपा गया था, उनके नामों में एक बड़ा बदलाव किया गया है। 17 में से 14 मंत्रियों का प्रभार बदल दिया गया है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 से पहले जो यूपी में स्थानीय नगर निकाय चुनाव हैं, उनमें भी एक सोची समझी रणनीति के तहत ऐतिहासिक जीत दर्ज कर सेमीफाइनल के तौर पर पेश करना चाहती है। बीजेपी ने दोनों डिप्टी सीएम को भले ही किसी खास निगम का प्रभारी न बनाया हो, लेकिन इन दोनों के कंधों पर पहले से ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है। दोनों डिप्टी सीएम को 25-25 जिलों की जिम्मेदारी। बीजेपी ने 14 निगमों में प्रभारियों को बदला। गोरखपुर निगम के प्रभारी सुरेश खन्ना बने। आगरा नगर निगम के प्रभारी एके शर्मा को बनाया। कानपुर की जिम्मेदारी नंद गोपाल नंदी को दी गई। चुनावी तारीखों के ऐलान से ठीक पहले प्रभारियों के जिम्मेदारी में बदलाव बीजेपी की उस रणनीति को दर्शाता है, जिससे निकाय के रास्ते 2024 का समीकरण साधा जा सके और हर वर्ग के वोट बैंक पर सीधी पकड़ बनाई जा सके। जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ जो हमें फीडबैक मिला है, जिले अधिकारियों से फीडबैक मिला है, बहुत अच्छा काम यहाँ पर हो रहा है और जो जरूरत है जिले को हम सब कुछ पूरा करेंगे और जिले को नंबर 1 का जिला बनाएंगे। काम करते हैं तो हमें चुनाव के लिए बहुत तैयारी करने की जरूरत नहीं है। हमारे सारे कार्यकर्ता हर वक्त तैयार रहते हैं
और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी उत्तर प्रदेश। ये सब कुछ संगठन और सर्वोच्च लोग बैठ करके तय करते हैं, इसमें तय करके सबकी सहमति बना करके जीते। एक तरफ अखिलेश और मायावती के बीच दलित वोट बैंक पर जंग छिड़ी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी हर वर्ग को साथ लाने की कोशिश में है और दावा किया जा रहा है कि निकाय के साथ ही लोकसभा के चुनाव में भी बीजेपी बड़ी जीत दर्ज करने वाली है, क्योंकि बैक टू बैक बदलाव उस चुनाव के लिए खास है जिससे ट्रिपल इंजन की सरकार के मंत्र को साधा जा सके और निकाय में जीत के साथ ही 80 सीटों के लक्ष्य को पाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बात योगी मॉडल की, जिसकी चर्चा अब दूसरे राज्यों में भी हो रही है। इसकी खास वजह इस बार है बंगाल बिहार का हिंसा से निपट पाने में नाकाम होना। रामनवमी के दौरान कई राज्यों में हिंसा हुई, बिहार बंगाल के कई जिलों में हिंसा की वारदात देखी गई। कई राज्यों में अभी भी हिंसा की आग भड़क रही है। ऐसे में 25 करोड़ की आबादी वाले यूपी में शांति है और इसी को देखते हुए बंगाल और बिहार में भी योगी मॉडल की मांग की जा रही है। आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। जब 2021 में देश में कुल 378 सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं दर्ज की गई, लेकिन यूपी इकलौता ऐसा प्रदेश उस वक्त भी था जिसमें केवल एक घटना हुई थी हिंसा की। अगर एनसीआरबी के आंकड़ों की माने तो फिर यूपी दंगा मुक्त है, जबकि झारखंड जैसे राज्य में एक साल में 100 से ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए। एनसीआरबी के आंकड़ों से समझिए कि 2021 में उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक हिंसक घटना हुई, तो झारखंड में 100 से ज्यादा हिंसक घटनाएं हुई हैं और बिहार में 51 घटनाएं दर्ज की गई हैं। बात राजस्थान की करें तो यहां पर 22 हिंसक घटनाएं हुई हैं और महाराष्ट्र में 77 ऐसी घटनाएं दर्ज की गई हैं, जो योगी मॉडल के फर्क को साफ कर देता है। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? बंगाल जल रहा है, बिहार धधक रहा है और वहां के निजाम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। ममता और नीतीश को मलाल तक नहीं कि उनके प्रदेश की धरती खून से लाल हो रही है। ऐसे में देश की नजर उस प्रदेश पर है जहां मुस्लिमों की सबसे ज्यादा आबादी है, बावजूद वहां अमन है, शांति है और सौहार्द है। ये तब जब रामनवमी पर बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र में सड़कों पर उत्पात मचाया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसी धर्म, मजहब और समाज के लोग एक दूसरे से गले मिलते नजर आए। और यही है योगी मॉडल, जिसका जिक्र अपराधी या अपराध के खिलाफ सरकार की सख्ती के तौर पर हो रहा है और देश भर में योगी मॉडल की चर्चा हो रही है, क्योंकि इसी योगी मॉडल ने यूपी की पूरी तस्वीर बदल दी है। जहां 2017 से पहले दंगे होते थे, कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी जाती थी, वहां कानून का राज कायम है। मुख्यमंत्री योगी पहले ही चेतावनी दे चुके हैं, दंगा करोगे तो 7 पुश्तों की सजा। जब आस्था का सम्मान करना है तब प्रदेश में कर्फ्यू लग जाता था। कर्फ्यू, दंगा, बड़े बड़े दंगे, क्योंकि पिछली सरकार की फितरत ही दिन को दंगों में थी। वे दंगाइयों को प्रश्रय देती थी, वे दंगाइयों को हर प्रकार से प्रश्रय देकर के आगे बढ़ाने का कार्य करते थे और प्रदेश में दंगों से बहुसंख्यक समाज प्रताड़ित तो होता था, झूठे मुकदमे दर्ज होते थे। जो मूर्ति बनाता था उसकी मूर्ति नहीं बिकती थी, जो दिया बनाता था उसके दिया तोड़ दिया जाता था और उसके बाद पर्व और त्योहार को अंधेरे में धकेल दिया जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, विगत 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ और दंगाइयों को पहले दिन से संदेश दे दिया गया, अगर दंगा करोगे तो अगली 7 पीढ़ी का पट्टा लिख करके जाना जो भरपाई करती रहेगी। देश में 2021 में कुल 378 सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं दर्ज हुई, लेकिन यूपी इकलौता ऐसा प्रदेश है जिसमें केवल एक घटना हुई और ये सीएम योगी की कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती के परिणाम ही तो हैं, जो अब बंगाल और बिहार के लिए नजीर बन गया है। वहाँ की जनता, वहाँ के नेता अब योगी मॉडल की डिमांड कर रहे हैं और ममता, नीतीश को योगी से सीखने की नसीहत दे रहे हैं। मैं आपको कहता हूँ 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए,
ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम तुष्टीकरण में नहीं मानते, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं, हमारे शासन में दंगे नहीं होते हैं। जो उत्तर प्रदेश बलवे और बलवाइयों से मुक्त हुआ है उसका एक ही कारण है कि वहाँ पर जो है वो सबक भी सिखाया गया और संदेश भी दिया गया, और उस सबक और संदेश का नतीजा है कि ऐसे बलवाई, ऐसे बाहुबली, ऐसे कम्युनल क्राइम करने वाले लोग चूहे की बिल में या तो घुस गए हैं और या तो जो है वो जेल के सीखचों में हैं। दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री को सीख लेना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी से। हम तो बिना मांगी सलाह देंगे कि कम से कम जो है वो कुछ छोटी सी ट्रेनिंग ले लो, टाइम लेकर के उनसे। बंगाल में चाहे हुगली हो या फिर बिहार में बिहार शरीफ और सासाराम, हर जगह रामनवमी पर उपद्रवियों ने हिंसा भड़काई, रामनवमी के जुलूस पर पत्थर बरसाए, राम भक्तों पर लाठियों से हमला किया और फिर दोनों तरफ से हुए टकराव के बाद बिहार और बंगाल जलने लगा। आप इन दो तस्वीरों से फर्क साफ कर सकते हैं कि बिहार और बंगाल को कैसे उत्तर प्रदेश से सीख लेने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर जब से योगी आदित्यनाथ विराजमान हुए हैं, तब से किसी भी धार्मिक त्योहार पर संकट नहीं गहराया। चाहे हिंदू आस्था की बात हो या फिर मुस्लिमों के त्योहार, हर पर्व को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाया जाने लगा। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर मुस्लिम धर्म के लोग भी फूल मालाओं के साथ स्वागत में सड़क पर नजर आने लगे, क्योंकि ये बिहार और बंगाल नहीं बल्कि राम राज्य वाला उत्तर प्रदेश है, योगी का प्रदेश। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार और बंगाल में योगी मॉडल की मांग को लेकर विपक्ष ने अपने तेवर दिखाए हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ही अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर लड़ाई करवाती है। लेकिन अगर एक बार फिर योगी मॉडल की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में महिला अपराध में 6.2% की कमी आई है। बाल अपराधों में 11.11% की कमी दर्ज की गई। साइबर क्राइम में 22.6% की कमी दर्ज की गई है। यूपी में सांप्रदायिक सौहार्द बरकरार है, यानी दंगा कंट्रोल हो या फिर क्राइम कंट्रोल हो, योगी मॉडल पूरी तरीके से हिट है। लेकिन विपक्ष को ये बात नागवार गुजर रही है। करता है कि जितने दंगे होते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग ही करते हैं। रामनवमी के दिन जानबूझ के जहाँ जहाँ सरकार नहीं है वहाँ क्षेत्रों में अपने कार्यकर्ता भेज के रूट को तोड़कर जबरदस्ती समाज में झगड़ा फैलाने का काम वही लोग करते हैं। जहाँ उनकी सरकार आ जाती है तो वो अपने आराम से सरकार की लाल बत्ती में चलने लगते हैं और अपने ऊपर से दंगों के मुकदमे वापस ले लेते हैं। ये घटना ये साबित करती है कि दंगा करना और उनको शुरू करना भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ही फितरत है। ये दंगे हो नहीं रहे हैं, कराए जा रहे हैं। जांच हो जाए जुडिशियल, सारे तथ्य सामने आएंगे। चुना इस समय उन्हीं राज्यों को गया है और मैं सीधा आरोप लगाता हूं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े संगठनों का, जिनका पुराने जुडिशियल कमीशन में जमशेदपुर कम्युनल राइट में भी जिक्र आया था, जो जुडिशियल रिपोर्ट आई थी। ये दंगे सुनियोजित ढंग से इसलिए कराए जा रहे हैं कि भाजपा क्या 15 लाख पे चुनाव लड़ेगी। अगर मुसलमान थे तो वो तो आज भी करेंगे, आज क्यों नहीं कर रहे हैं 2014 के बाद में? अगर मुसलमान थे, मुसलमान नहीं थे, यही लोग थे जो आज सत्ता में बैठकर अमन और शांति की बात करते हैं कि साहब देखो हंगामा नहीं हो रहा है, कोई बम विस्फोट नहीं हो रहा है। आप ही लोग करने वाले थे, अब आप सत्ता में, आप नहीं कर रहे हैं। यही मामला यूपी में है। पथराव करने वाले मुसलमान नहीं है। 2014 से पहले की आप हिस्ट्री उठाइए, एक बार का मुझे वाकया बताइए कि रामनवमी के ऊपर पथराव हुआ हो। और अब बात उस खबर की जिससे यूपी में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आने वाली है। योगी सरकार ने शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा फैसला लिया। शिक्षा विभाग की बैठक में तय हुआ है कि यूपी में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाएगा और इसी आयोग के पास मदरसे समेत सभी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की जिम्मेदारी होगी। इतना ही नहीं, टीटी की परीक्षा भी नए आयोग के जरिए ही करवाई जाएगी। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके जरिए आपको समझ में आएगा कि यह फैसला कितना क्रांतिकारी होने वाला है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में एक और क्रांति हुई है। शिक्षा विभाग की बैठक में तय हुआ कि यूपी में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा। मदरसे समेत सभी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति यही आयोग करेगा।
इतना ही नहीं, टीईटी की परीक्षा भी यही आयोग करवाएगा। पहले प्रदेश में बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के चयन के लिए अलग अलग बोर्ड और आयोग गठित थे। अभी तक परीक्षा नियामक प्राधिकारी, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए शिक्षकों की भर्ती हो रही थी। लेकिन अब शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही शिक्षकों की भर्ती होगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन, एक ही आयोग से शिक्षकों का चयन, मदरसों में नए आयोग से ही शिक्षक भर्ती, आयोग ही टीईटी की परीक्षा कराएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने आवास पर यूपी में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए एक बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत अब उत्तर प्रदेश में एकीकृत आयोग का गठन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जरिए ही बेसिक, माध्यमिक, उच्चतर, प्राविधिक और मदरसे के भी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग के जरिए माध्यमिक शिक्षा के शिक्षकों का चयन होता था। उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग के नए आयोग के गठन की मंत्री गुलाब देवी ने भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि आयोग के गठन से विभागों में एकरूपता बनेगी, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को सीएम योगी के इस फैसले में भी राजनीति दिखने लगी। बहुत ही सराहनीय कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं उनके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतना दूरदर्शिता वाला, इतना व्यापक निर्णय उन्होंने लिया कि माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और प्राविधिक शिक्षा, इन सबको मिलाकर उन्होंने एक आयोग बनाया है। इसमें योग्य और अनुभवी सदस्यों को रखा जाएगा जो अपना सही निर्णय लेंगे और मानक के अनुसार सबके लिए उनका हक मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 6 वर्षों में भी नौजवानों को रोजगार देने में फेल है। भर्ती परीक्षा होती है, पेपर लीक हो जाता है। शिक्षक भर्ती होती, पूरी की पूरी सूची भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती। माननीय उच्च न्यायालय उस सूची को निरस्त कर देता है। एक विश्वविद्यालय में एक ही जात के प्रोफेसर की नियुक्ति हो जाती। मंत्री जी अपने भाई को गरीब कोटे से नौकरी दिला देते। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा आयोग को एक करना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल ड्रामा करना चाहती है, नौजवानों को रोजगार नहीं देना चाहती। मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए पहले योगी सरकार ने सर्वे करवाया और फिर बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को नए आयोग में शामिल कर दिया, जिससे रजिस्टर्ड मदरसों में भी अब बेहतर ढंग से पढ़ाई हो सकेगी। लेकिन विपक्ष को इस फैसले में भी राजनीति नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल कोटे से 6 विधान परिषद सदस्यों को नामित किया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नामित 6 सदस्यों के नाम पर मुहर लगा दी है, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति तारिक मंसूर और प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र के बेटे साकेत मिश्र समेत 6 प्रमुख लोगों को मनोनीत किया गया है। उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव चंद्रशेखर ने इसकी अधिसूचना जारी की थी। नए मनोनीत सदस्यों को सीएम योगी ने शुभकामनाएं भी दी हैं। सीएम योगी ने शुभकामनाओं में क्या कुछ कहा है वो हम आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य मनोनीत होने पर रजनीकांत महेश्वरी, साकेत मिश्रा, लालजी निर्मल, तारिक मंसूर, रामसूरत राजभर, हंसराज विश्वकर्मा को हार्दिक बधाई और सभी के सफल कार्यकाल की उन्होंने शुभकामनाएं की। अब आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी कोई जात पात की राजनीति तो करती नहीं है। सर्वग्राही, सर्वव्यापी, सभी सबका साथ, सबका विकास, सबके हाथों में काम, सबका सम्मान और सबका विश्वास और उसके बाद सबका प्रयास के साथ चल रही है। निश्चित तौर पर हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर अपने विश्वकर्मा समाज का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। अब भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश के नेतृत्व का मैं इसलिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक सेवा का अवसर, छोटा मोटे सेवा तो तमाम अपने लोग करते थे, लेकिन विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर कोई नहीं था, इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर थोड़ा खाली था। तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत इधर उत्तर प्रदेश सरकार में कद्दावर मंत्री दया शंकर सिंह और उनकी पत्नी स्वाति सिंह के बीच तलाक हो चुका है। शादी के 22 साल बाद दोनों अलग अलग हो गए। क्या थी वजह और 22 साल की प्रेम कहानी का कैसे अंत हुआ, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं।
यूपी सरकार के मंत्री दयाशंकर और पूर्व मंत्री स्वाति सिंह की प्रेम कहानी में शादी के 22 साल बाद एक ऐसा मोड़ आया कि दोनों की राहें अलग हो गई। दयाशंकर स्वाति का तलाक 18 मई 2001 को हुई थी शादी। 2012 के बाद रिश्तों में आई खटास। 10 सालों से दोनों में अनबन थी। घरेलू हिंसा का आरोप भी लगा था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से दूर होने लगे। 4 साल से दोनों पूरी तरह अलग थे। 30 सितंबर 2022 को स्वाति सिंह ने फैमिली कोर्ट में याचिका दाखिल कर तलाक की अर्जी लगाई थी और पिछले 4 सालों से पति से बिल्कुल अलग रहने की बात कही थी, जिस पर कोर्ट ने मोहर लगा दी। यूपी में कद्दावर मंत्री दयाशंकर और उनकी पत्नी स्वाति सिंह का तलाक हो गया। 22 साल पुराना रिश्ता फैमिली कोर्ट से खत्म हो गया। 30 सितंबर 2022 को स्वाति सिंह ने दयाशंकर से तलाक के लिए फैमिली कोर्ट में वाद दाखिल किया था, जिस पर फैमिली कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोनों की राहें जुदा कर दी। दयाशंकर और स्वाति सिंह के बीच तलाक हो चुका है, लेकिन उनकी प्रेम कहानी बहुत पुरानी है। कॉलेज के दिनों में दोनों में दोस्ती हुई थी। दोनों विद्यार्थी परिषद में सक्रिय थे। स्वाति सिंह इलाहाबाद से MBA कर रही थी। दयाशंकर लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में थे। परिषद के कार्यक्रमों में दोनों में मेलजोल बढ़ा। कुछ दिनों की दोस्ती के बाद दोनों ने शादी कर ली। हालांकि 2017 में मायावती पर टिप्पणी के मामले में स्वाति सिंह ने दयाशंकर का स्टैंड लिया था। इसके बाद BSP नेता की स्वाति सिंह पर टिप्पणी के बाद दयाशंकर भी पत्नी के साथ खड़े दिखाई दिए। लोगों को लगा कि रिश्तों में सुधार आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। टिप्पणी वाले विवाद के बाद स्वाति सिंह की सियासत पल भर में फर्श से अर्श तक पहुंच गई। बीजेपी ने उसके बाद उन्हें सीधा महिला मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया। इसके बाद में स्वाति को बीजेपी ने लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट से टिकट देकर मैदान में उतारा। स्वाति इस चुनाव में जीती और योगी सरकार में उन्हें पहली बार में ही मंत्री बनाया गया। स्वाति के मंत्री बनने के बाद एक बार फिर दोनों का रिश्ता पटरी से उतर गया और फिर वो ठीक नहीं हो सका। मामला तब का है जब 2017 में दयाशंकर की पत्नी स्वाति सिंह पर पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अभद्र टिप्पणी करी थी। मामला इतना ज्यादा गर्म हुआ कि दयाशंकर अपनी पत्नी स्वाति सिंह के बचाव में खड़े नजर आए। हालांकि वक्त चुनावी था, लिहाजा उस मामले ने खूब सुर्खियां बटोरी। स्वाति सिंह देखते ही देखते पॉलिटिकली बहुत बड़ी नेता हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से विधायकी का चुनाव लड़ाया। वो चुनाव लड़ी, जीती और सरकार में मंत्री भी बनी। सबको लगा कि दयाशंकर और स्वाति एक साथ आ गए हैं तो चीजें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिक सका। 2022 के हुए विधानसभा चुनाव में लोगों को उम्मीद थी कि स्वाति सिंह को एक बार फिर टिकट दिया जाएगा, लेकिन इस बार दयाशंकर सिंह को बलिया से टिकट मिला। वो चुनाव लड़े और जीते। जीत के साथ ही वो योगी सरकार में मंत्री बने। लेकिन इन सबके बीच कई बार स्वाति सिंह की तरफ से दयाशंकर पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए गए। कई बार दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ा कि पार्टी के बड़े नेताओं को भी दोनों के बीच लड़ाई को समझाने की कोशिश करनी पड़ी। आखिरकार सारी कोशिशें नाकाम रही और दोनों का 22 साल पुराना रिश्ता टूट गया। हालांकि 10 साल से दोनों के बीच रिश्तों में खटास थी। दोनों के 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चे फिलहाल स्वाति सिंह के साथ ही रहते हैं। लेकिन दयाशंकर और स्वाति के इस तलाक के फैसले ने उनके समर्थकों में एक मायूसी जरूर छोड़ी है। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। और अब बात उत्तराखंड की सबसे बड़ी खबर की, तो छात्राओं से फोन पर अश्लील बात करने वाले कलंकित कोच नरेंद्र शाह और उनकी पत्नी की गुंडागर्दी आज सबके सामने आ गई। हालात ये थे कि चोरी और सीनाजोरी की कंडीशन खड़ी हो गई और नरेंद्र शाह की पत्नी मीडिया पर ही भड़क गई और बदसलूकी पर आमादा हो गई। दून अस्पताल के बाहर रिपोर्टिंग कर रही न्यूज़ 18 रिपोर्टर भारती सकलानी के साथ नरेंद्र शाह की पत्नी ने पहले तो धक्का मुक्की की और फिर बाद में काफी गंदी गंदी बातें भी बोलने लगी। इतना ही नहीं, नरेंद्र शाह की पत्नी यहां तक बोलती दिखी कि जो भी नरेंद्र शाह ने किया है पूरी तरह से सही है। इस दौरान न्यूज़ 18 रिपोर्टर भारती सवाल पूछती रही और ये कहती रही कि नरेंद्र शाह की पत्नी गुस्सा हो रही है, लेकिन उनकी पत्नी का गुस्सा थमा नहीं।
ये देखिए, ये नरेंद्र शाह की वाइफ है और ये उनको लेकर यहाँ पर जाया जा रहा है। नरेंद्र शाह को यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है और इसको लेकर जो है वो उनकी वाइफ जो है वो लगातार नाराजगी भी जता रही है। मैडम आप क्यों इतना नाराज हो रहे हैं? बेटा आगे बता लो। कोई बात नहीं। तो ये आपने देखा है, गुस्सा भी कर रही है, धक्का मुक्की भी कर रहे हैं, लड़ाई भी यहाँ पर कर रहे हैं और यहाँ पर ये लगातार जो है वो नाराजगी भी कर रहे हैं। ये देखिए ये इनका गुस्सा है, ये गुस्सा यहाँ पर जता रहे हैं, ये यहाँ पर अपना गुस्सा जो है वो जता रहे हैं। लेकिन ये आप देखिए कि रेफर जो है वो लगातार। तो मैम गुस्सा किस बात का कर रहे हैं आप? ये बताइए ना, गुस्सा किस बात? आप यहाँ से रेफर कर रहे हैं ना इनको, इलाज हो रहा है। हम ये बात नहीं कह रहे कि यहाँ पर आपका इलाज ना हो। तुम तो यही चाह रहे कि मर जाए। हम क्यों चाहेंगे ये हम क्यों चाहेंगे? 18 लगातार उन लड़कियों की भी आवाज उठा रहे हैं, ऑडियो वायरल हो रहे हैं। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं लगातार कि गुस्सा भी जो है यहाँ पर ये लोग जताने में लगे हुए हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। हेडलाइंस